अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान शोएब ज़ैदी और आप देख रहे हैं 72 न्यूज़। 72 न्यूज़ का आज का ख़ास एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जिसका आप सबको इंतज़ार है, ख़ुसूस तौर पर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले और दुनिया में रहने वालों को कि आज हमारा एक ख़ास इंटरव्यू है 72 न्यूज़ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जनाब बाबर अमीन साहब के साथ। बाबर अमीन एक ऐसी शख्सियत है में 2 सिफ़ात शामिल हैं। आज वो बाबर और अमीन की सिफ़ात का हम एक शख्स अपने दरमियान मौजूद है और चूँकि हर कमीशन के मकाम तक पहुँचने के लिए इंसान को एक बड़े सफ़र से गुज़रना पड़ता है और एक मुश्किल सफ़र है और यकीनन बहुत सारे चैनल हाई कमीशन के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन हमारा आज का ख़ास प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जानने के बारे में है कि जो शख्स जो अल्लाह ताला ने जिनको ये मकाम दिया जनाब बाबर अमीन साहब को हमारे साथ बैठे हैं, उनका यहाँ तक ये कैसे मुमकिन हुआ और क्या-क्या बेहतर हुआ, क्या-क्या अच्छा हुआ। बाबर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम 72 शुक्रिया बहुत शोएब अली साहब, आपका इस प्रोग्राम में मुझे अपने साथ लेने के लिए और आपके तवज्जुह से मैं 72 न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाबर साहब हमने जैसे कहा कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर आपके बारे में जानने की ना, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो यहाँ तक पहुँची, हमारे बच्चे, हमारा हमारा मुआशरा जानना चाहता है उस बाबर अमीन साहब के बारे में। बाबर साहब आपसे सवाल कि आपने कमीशन का इम्तिहान कब दिया? क्या आप कमीशन पास करते ही सफारत खाने की तरफ हो गए थे? जनाब मैंने 1988 में कमीशन का इम्तिहान दिया था और सिलेक्शन के बाद मैंने 1989 नवंबर में सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में ज्वाइन की। वहाँ कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम एक होता है जो तमाम सिविल सर्विसेज के जो उम्मीदवार सक्सेसफुल होते हैं वो इस वक्त तकरीबन 11 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं सिविल सर्विसेज के, तो उन सब की एक कॉमन ट्रेनिंग होती है। तो वो कॉमन ट्रेनिंग हमने की लाहौर में। उसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉरेस्ट सर्विस एकेडमी इस्लामाबाद में की और इस तमाम ट्रेनिंग प्रोसेस के बाद जो है 1991 में हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ज्वाइन किया एज सेक्शन ऑफिसर। राइट। सफारत खाने में मेरी पोस्टिंग जो है वो पहली दफा दिसंबर 1994 में हुई। उससे पहले मैंने वजारत खारजा में ही खिदमत अंजाम दी। तो वजारत खारजा से सफारत खाने तक का सफर, उसमें जो आपने वजारत खारजा में काम किया था उसने हेल्प किया आपको या एक पाथवे ये? नहीं, यकीनन ना सिर्फ के वजारत खारजा में जो काम किया बल्कि जो कॉमन ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हमें दी गई उसने भी बहुत जो है सफारत खान में काम करने के लिए तैयार किया। और उसके अलावा वजारत खारजा का काम जो है वो भी ऐसा होता है कि हम सफारत खानों के साथ राब्ते में रहते हैं और एक्चुअली जो वजारत खारजा है वो सफारत खाने का ओवरऑल काम सुपरवाइज कर रही होती है। तो इस नतीजे में जो है आप पहले एक तरफ बैठे होते हैं हेडक्वार्टर में और बाद में आप सफारत खाने में आ जाते हैं, तो रोल जो है वो फर्क हो जाता है। सही सही। अब बाबा साहब एक बड़ा अरसा हो गया अंदाजन, अभी आपने बताया कमीशन पास किए। आज के जो कमीशन के एग्जाम्स हैं या कमीशन की जो पासिंग है या कमीशन को अचीव करना और उस जमाने का कैसा है, डिफरेंस लगता है, सब कुछ सेम है? देखिए बुनियादी जो ढांचा है वो तो एक ही है। सही। जो उस वक्त कमीशन का एग्जाम होता था उसका और आपका कुछ तब्दीली उसमें लाई गई है मुख्तलिफ सालों में, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स की एम्फेसिस चेंज हुई है, कुछ कॉम्बिनेशंस जो आप चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स की बना सकते हैं उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। तो लेकिन मेन उसका जो स्पिरिट और स्ट्रक्चर है वो वही है कि आप ऑल ओवर पाकिस्तान जो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, बेसिक ग्रेजुएशन, वो खाए किसी भी फील्ड में हो,
वो एलिजिबल होते हैं ये इम्तिहान देने के लिए। और फिर पहले इसके लिए आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है, उसमें जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनका फिर इंटरव्यू होता है, और फिर दोनों के मार्क्स मिला के जो आपके रिटन एग्जाम में और इंटरव्यू में मार्क्स आप स्कोर करते हैं, उनको की कॉम्बिनेशन से वो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, और फिर उसको सूबाई कोटे के मुताबिक जो है आपको मुख्तलिफ ऑक्यूपेशनल ग्रुप से एलोकेट किए जाते हैं। तो वो जो तैयारी थी, वो जो स्केल्स है, वो पासिंग एवरेज मार्किंग वो चेंज हो गई है बाय द टाइम के? पहले कुछ कम थी या बढ़ गई है, या अब कम हो गई है, पहले ज्यादा थी? नहीं, मार्किंग और पासिंग के स्टैंडर्ड तो वही है, लेकिन आपके शायद दिल में हो कि हर साल जो है तकरीबन जितने लोग पास होते हैं इस एग्जाम में, उनमें से तकरीबन शायद 1/3 को ही कोई गवर्नमेंट जॉब ऑफर हो सकती है, क्योंकि जॉब का ऑफर और ऑक्यूपेशनल ग्रुप वो मेरिट और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पे डिपेंड करता है। तो जितनी सीटें होती हैं जो लोग मेरिट के मुताबिक सूबाई कोटा को मद्देनजर रखते हुए उनको पहले वो सीटें एलोकेट कर दी जाती हैं, और फिर बाकी जो लोग अगर वो पास भी हुए तो उनको कोई सीट एलोकेट नहीं हो सकती। सही। अब उसमें बाबा साहब, अब ये अल्टीमेटली ये आपका सवाल नहीं है, लेकिन जब इंसान ने पास किया है तो जो लोग देख रहे हैं वो जानना भी चाहते हैं, यानी जो लोग जिनको सीटें अलॉट नहीं हुई तो उनके लिए पाथवे रहता है कोई और प्लान बी? नहीं, उसमें जिन लोगों को सीट ऑफर नहीं हो सकती वो उनको दोबारा इम्तिहान देना पड़ता है, वो उनका एग्जाम का उनको अदरवाइज कोई ऐसा फायदा नहीं होता। ठीक 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 ठीक। और अब जब आप आ गए थे हाई कमीशन ऑफिस के साथ, तो उसके साथ अल्टीमेटली आप पहले पाकिस्तान में रहे, उसके बाद फिर कहाँ कहाँ किस किस तरह सफर रहा आपका? जी, मेरी पहली फॉरेन पोस्टिंग जो थी वो रोमानिया में थी, जहाँ मैं एज 3rd सेक्रेटरी पोस्ट हुआ था। बाद में वहीं पे मेरी प्रमोशन हुई और मैं 2nd सेक्रेटरी हो गया। इसके अलावा मैं ऑस्ट्रिया वियना में भी पोस्टिंग मैंने की है एज 1st सेक्रेटरी, और चाइना में मैं 2 दफा पोस्टिंग मेरी हुई है, बीजिंग में और ग्वांगझो में। और इसके अलावा न्यू दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में मैं डिप्टी हाई कमिश्नर भी रहा हूँ। ठीक है। अब चाइना और न्यू दिल्ली 2 ऐसी जगह है जहां पर नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल से डिफरेंट होता है। कैसा रहा आपका वो पीरियड? ये बड़ा अच्छा रहा। दोनों जगह एक मुख्तलिफ तरह का एक्सपीरियंस था, और दोनों मुल्कों में एक बड़ी अच्छी लर्निंग भी हुई, और जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला। लेकिन स्ट्रेस लेवल में डिफरेंस होता है? स्ट्रेस लेवल में ऑब्वियसली स्ट्रेस में कुछ डिफरेंस तो होता ही है। चाइना में मैं कहूँगा कि कोई ऐसा खास स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि वो एक बहुत हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सही। और काफ़ी हमारी कोऑपरेशन के ऊपर बातचीत चल रही होती है, कैसे ताल्लुकात को मजीद बेहतर किया जा सकता है, ज़्यादा बातचीत उस पर होती है। सही। जबकि जब हम इंडिया में होते हैं तो वो बातचीत की नौइयत डिफरेंट होती है, कि जो हमारे आपस के बामी डिस्प्यूट्स हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, और ताल्लुकात को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो थोड़ी सी डायनामिक्स दोनों मुल्कों में फर्क होती है। और आप जो वहां पर रहे रोमानिया में, रोमानिया तो बहुत खूबसूरत और काफी देखा है, जितने मेरे हमारे दोस्त वगैरह हैं तो काफी पढ़ा लिखा एक मुल्क लगता है बिल्कुल ही। पाकिस्तानी तो बहुत ज्यादा नहीं जानते रोमानिया के बारे में, तो वहां का स्टे कैसा रहा आपका? ये बहुत अच्छा, बहुत जैसा आपने कहा, बहुत खूबसूरत मुल्क है, और वहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार हैं, और जो है वो फॉरेनर्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। जब मैं वहाँ गया तो उस वक्त चंद साल ही हुए थे, वहाँ रेवोल्यूशन आए, तो वो ट्रांजिशन में से गुजर रहे थे। अच्छा। कम्युनिस्ट
कंट्री से एक मार्केट इकॉनमी की कंट्री की तरफ, और उनकी ख्वाहिश थी कि उनको उस वक्त नाटो और यूरोपियन यूनियन में ले लिया जाए। और मेरे वहाँ रहते हुए उनको ये नाटो और यूरोपियन यूनियन की ऑफर नहीं हो सकी उस वक्त, उनकी काफ़ी कोशिश के बावजूद। लेकिन फिर बाद में, जैसा कि आप जानते हैं कि अब वो नाटो के मेंबर भी हैं और यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं। जी 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 जी। तो यानी और रोमानिया में जो पाकिस्तानी ट्रेडिंग है उसमें कुछ फर्क पड़ता है कि अगर जब आप हाई कमिश्नर बन के आते हैं तो आपके अल्टीमेटली, हमने देखा आपको, तो मैंने पर्सनली 3-4 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप कम्युनिटी में रूट्स हैं, आप लोगों से मिलते हैं, इंस्टीट्यूशन के पास आते हैं, प्रेसिडेंट की जो इंस्टीट्यूशन उसके जरिए मैंने देखा कि आप विजिट बहुत, तो जब आप रोमानिया वगैरह में, तो वहां पर भी ट्रेडिंग के हवाले से, पाकिस्तानी बिजनेस के हवाले से कुछ चेंजेस हुई या कुछ ऐसा रूप किया आपने? जी यकीनन, जहाँ पे भी कोई पाकिस्तानी सफारतकार जाता है वो उसकी कोशिश यही होती है कि ऑल राउंड जो है कोऑपरेशन बढ़े, चाहे खाए वो सियासी लेवल पे हो, हाई लेवल डायलॉग बढ़े, या ये इक्तिसादी इकोनॉमिक ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, या उसके अलावा एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सारे शोबों के अंदर ओवरऑल हमारी कोशिश रहती है कि जिस मुल्क में भी हमारी पोस्टिंग हो वहाँ जो है ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो उस हवाले से रोमानिया में भी उस वक्त गो के मैं थर्ड सेक्रेटरी था, लेकिन जो हमारे सफीर थे उस वक्त, उनकी गाइडेंस में जो है हमारी कोशिश यही रही इस बार खाने की कि ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब इन सारे ममालिक में सबसे ज्यादा क़याम आपका किस मुल्क में रहा, सबसे ज्यादा क़याम? देखिए, मैं 2 दफा चाइना में पोस्ट हुआ हूँ, तो कुल मिला के मैंने चाइना में तकरीबन 5.5 साल सर्विस की है। लेकिन इसके साथ मैंने इंडिया में एक साथ जो सबसे लंबी पोस्टिंग मैंने की है वो इंडिया में थी, वो 4 साल की पोस्टिंग। 4 साल की पोस्टिंग मैंने इंडिया में की। सही 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 सही। अब उसमें ये रहता है कि अब जो जब आपने कमीशन के उसके इतने ममालिक में रहे, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, आपने ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मामलात को, जो मुश्किल काम थे, लोगों का जाना, जहाँ फ्लाइट्स अरेंजमेंट, बिजनेस ट्रेनिंग, बहुत सारी मीटिंग यहाँ पर जो आपकी हुई यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो हम ये चाहते हैं कि वो जो भी चीजें यहाँ पर हुई हैं, कुछ आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह के जो प्रोजेक्ट से जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो यहाँ रहते हुए उनको एड्रेस किया? जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं ट्रेडिशनली, क्योंकि हमारा सिस्टम काफ़ी एक दूसरे से मिलता है। हमारा लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम आपस में काफ़ी हमआहंगी पाई जाती है। तो और इसके अलावा हमारा आपस में कोई बामी इख्तिलाफ बड़ा नहीं है किसी भी इशू के ऊपर। तो ये एक अच्छी जो बुनियाद फराहम करता है ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने के लिए। तो उसी हवाले से हमारी कोशिश ये है कि जो एक तो सियासी लेवल पे रवाबित बढ़ाए जाए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा विजिट ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान से हो। और हमें काफ़ी उम्मीद थी हमें कि इस साल शायद हम ये एक बड़ा विजिट करवाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना वायरस के वजह से वो हमारा जो अक्टूबर-नवंबर के अंदर प्रोग्राम था एक बड़े विजिट ऑर्गेनाइज करने का, वो अब पोस्टपोन हो गया। और जब हालात बेहतर होंगे, जब बैनुल अक़वामी आमदोरफ्त और फ़ज़ाई राब्ते बहाल होंगे पूरी तरीके से, और ये सोशल डिस्टेंसिंग की इतनी बड़ी इशू नहीं रहेगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ा सियासी दौरा हम पाकिस्तान से यहाँ का ऑस्ट्रेलिया में करवाएंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश ये थी कि तालीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक एरियाज के अंदर कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। तो उसके सिलसिले में हमने मुख्तलिफ यहाँ के साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ
भी रवाबत कायम किए, यूनिवर्सिटियों के साथ बहुत ज़्यादा रब्ता किया, और हमारी कोशिश ये है कि ऑस्ट्रेलियन और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन कायम की जाए। इसके अलावा हम ये भी चाह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन है डिफरेंट पाकिस्तानी मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस की ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट्स के साथ, जैसे वजारत सेहत है पाकिस्तान की, उसका एक इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ हो जाए। हमारा जो वजारत तालीम है उसका जो है ऑस्ट्रेलियन वजारत तालीम के साथ हो जाए। इसके अलावा हमारे ये भी है कि हमारा एक जॉइंट ट्रेड कमेटी है, उसको हम ज़्यादा जो है इफेक्टिव बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और पिछले साल हमने उसकी एक मीटिंग भी करवाई थी इस्लामाबाद में, यहाँ से इनके तरफ से फर्स्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी डीफैट से गए थे और वहाँ बातचीत हुई। उसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स टॉक्स भी पिछले साल हुई। इसके अलावा डिफेंस एंड सिक्योरिटी टॉक्स एंड 1.5 सिक्योरिटी डायलॉग है हमारा मुस्तकिल ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उसका भी पिछले साल हमने यहाँ पे इजलास करवाया कैमरा में, जिसमें हमारे पूरा डेलीगेशन यहाँ आया था। तो इस तरह बुनियादी तौर पे हम इंस्टीट्यूशनल काम करने पे ज़्यादा तवज्जो ये दे रहे हैं कि ऐसा काम हो कि जो एक हमेशा के लिए मुस्तकिल जो है वो फ्रेमवर्क बन जाए, और फिर उसी के ऊपर जो आए वो उस बुनियाद के ऊपर आगे वो इमारत तामीर करता है। तो हमारी एम्फेसिस ये है कि जो भी चीज़ हो वो इंस्टीट्यूशनल हो, वो इंडिविजुअल बेस ना हो कि अगर एक टीम चेंज हो जाए या कुछ, तो जो नए आने वाले हैं उनको नए सिरे से काम करें, बल्कि ऐसा काम हम उसकी दाग में डालना चाह रहे हैं जिसके ऊपर आगे आने वाले जो है वो काम करते हैं। गुड, यानी सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कोई भी आता रहे, लेकिन सिस्टम इटसेल्फ ये ऑटो पायलट मोड में रहेगा और चीजें चलती रहेंगी, और उससे लोग आहिस्ता उसी तरह से मुस्तफीद होते रहेंगे। यही मकसद है। और उसमें ये भी हमारी कोशिश है कि इदारे जो हैं वो आपस में खुद से तावन हो जाए, कि डायरेक्ट हो जाएं। गुड यूनिवर्सिटियां जो है वो आपस में डायरेक्ट हो जाएं। हमने बेशुमार यूनिवर्सिटियों का डायरेक्ट राब्ता करवाया है हायर एजुकेशन कमीशन के साथ, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों का, और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो भी हमने काफी तावन बढ़वाया है। जी। जैसे अब क्वींसलैंड में हमने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके साथ राब्ता कायम किया, और इनके कोलैबोरेशन जो है हमने करवाई है। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी 3 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के साथ कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लिया है। जबरदस्त। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है उसका हम हायर एजुकेशन कमीशन से एग्रीमेंट करवा रहे हैं, ताकि जो पाकिस्तानी हायर एजुकेशन में पीएचडी या पोस्ट डॉक करने के लिए स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन कमीशन हर साल बाहर भेजती है मुख्तलिफ ममालिक में, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में भी आ सके। तो इस तरह से एक है, हमने बहुत सारे साइंटिफिक इदारों की कोऑपरेशन के लिए भी डायलॉग स्टार्ट किया हुआ है। तो यानी आपने एक तरह से ब्रिज का रोल करके और आपस में उनको मिला दिया, और फिर बीच में से आहिस्ता आहिस्ता चीजें, और ये तो आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड का था, इसमें तो हम भी रिपोर्टिंग में हमने देखा कि उसपे आप इसके जरिए जो हमें लास्ट टाइम हम समझ रहे थे वो ये था कि यहाँ के टीचर अच्छे जो है वो वहां जाएंगे और वहां कुछ अरसे के लिए पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ था? जी देखिए, उसमें जो तालीमी कोऑपरेशन है उसमें 3-4 मॉडल हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो एक तो है कि जिसको कहते हैं कि जॉइंट डिग्री प्रोग्राम, सही, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट डिग्री के लेवल का है तो आमतौर पे 4 साल की डिग्री होती है पाकिस्तान में,
जी ऑस्ट्रेलिया में भी जो ऑनर्स डिग्रियां हैं वो 4 साल की होती हैं, तो उसमें 2+2 मॉडल होता है कि सही। अगर 2 साल कोई स्टूडेंट पाकिस्तान में पढ़ता है, पहले 2 साल जो है वो हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में, तो बाकी 2 साल वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर सकता है जी और फिर वो उसको ऑस्ट्रेलिया से डिग्री मिल जाती है। तो उसमें के अलावा जो है एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर भी ये पॉसिबिलिटी है कि जो है जो अच्छे टीचर्स हैं वो एक दूसरे की यूनिवर्सिटीज में एक आध सेमेस्टर जाके पढ़ा सकते हैं सही। और ऑनलाइन भी जो है वो ट्यूटोरियल्स वो दे सकते हैं। जैसे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कोई अगर एक सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है तो वो उसको ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी दे सकता है और वो पाकिस्तान जाके भी दे सकता है। अगर वो वहाँ चला जाए तो एक सेमेस्टर वहाँ पढ़ा के आ सकता है एक सब्जेक्ट। अच्छा, अब आपने अभी जिक्र किया थोड़ा सा ऑनलाइन के हवाले से, तो ये जो आप ऑनलाइन स्टडीज का जो सिस्टम शुरू हुआ है, इससे आप समझते हैं कि जो जो तालीमी जो मयार था वो मुतासिर होगा या मैनेज हो जाएगा? एक जनरल क्वेश्चन है, सिंपल, अथॉरिटी नहीं है लेकिन जनरली एक 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 एजुकेटेड आदमी से पूछ रहा हूँ। देखिए, एक बात तो है कि ऑन कैंपस जो पढ़ाई होती है वो सिलेबस से बियॉन्ड होती है, क्योंकि तालीम एक ओवरऑल पर्सनैलिटी बिल्डिंग का नाम है। सिर्फ आपको जो है वो जो है 2+2 4 करना बताना है, मकसद नहीं होता। बेशक, बिल्कुल तो सही बात। इसलिए वो उसके का मुतबादल तो नहीं हो सकती ऑनलाइन स्टडी। जो कैंपस में जो एक्सपीरियंस होता है, जो जो आपके स्टूडेंट्स की एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग बनती है, जो एसोसिएशन बनती है, उनकी बॉन्डिंग बनती है, वो उसका तो कोई मुतबादल नहीं है। ऑनलाइन में आप कभी वो नहीं अचीव कर सकते। जो आप साइड में बैठ के कैफेटेरिया में कॉफी पीते हैं या सैंडविचेस मिलके खाते हैं और गप्पे लगाते हैं, तो वो उसका तो कोई मुतबादल नहीं है। और फिर टीचर्स के साथ भी जो आप फेस टू फेस बात करते हैं, जो उनके साथ आप आपका टेम्परामेंट टीचर को समझने का मौका मिलता है, आपको टीचर की बात समझने का मौका मिलता है, वो उसका कोई ऑनलाइन मुतबादल नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ मजबूरी हो वहां पे फिर ऑनलाइन से गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि कारोबारी जिंदगी को आप बिल्कुल रोक के तो नहीं बैठ सकते। सही 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 सही, नहीं बिल्कुल सही कहा। अब इसमें एक सवाल इसी से हवाले से कभी कभी फैमिलीज भी पूछ लेती हैं कि कभी हाई कमीशन से बात हो तो पूछ लीजिएगा। अब जो जो स्कॉलरशिप का सिस्टम है यूनिवर्सिटीज का, एक तो अपना रहता है, उसमें अल्टीमेटली क्या हाई कमिश्नर का भी कोई अपना स्कॉलरशिप सिस्टम होता है, या यूनिवर्सिटीज कभी उनसे पूछती है, या कुछ ऐसी चीज बनती है स्कॉलरशिप के हवाले से पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए? ये देखिए, जो स्कॉलरशिप पाकिस्तान में बैरून मुल्क एजुकेशन के लिए होता है, वो हायर एजुकेशन कमीशन एक वाहिद इदारा है जो कि दे रहा है सरकारी तौर पे। सही। तो उसमें ये है कि उनका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सिलेक्शन का तरीका है। आप फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप साइंस वगैरह के किसी मजमून इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ने जा रहे हैं तो वो GRE का एग्जाम देने को कहते हैं। या अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज वगैरह की तरफ दे रहे हैं तो GMAT वगैरह के या इसके इक्विवेलेंट कुछ एग्जाम्स हैं वो देने पड़ते हैं। उसके स्कोर को बुनियाद रखते हुए और फिर आपका जो फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट डिग्री अगर पहले की हुई है तो उसका रिजल्ट और वो सारा कंबाइन करके वो एक इंतहाई शफाफ तरीके से हायर एजुकेशन कमीशन जो है जी जी। वो एलोकेशन करती है फॉरेन स्कॉलरशिप्स की। तो उसमें कोई भी पाकिस्तानी जो है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इवन जहाँ तक मेरे इल्म में है, इवन ड्यूल सिटीजन्स भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सही। इसके अलावा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान हर साल पाकिस्तानी निज़ाद शहरियों के लिए जो कि बैरून मुल्क रहते हैं उनके लिए पाकिस्तानी तालीमी इदारों में कुछ कोटा रखती है, और सही। जिसमें उनको कोई खास इजाफी फीस नहीं चार्ज की जाती, बल्कि तकरीबन वही फीस चार्ज की जाती है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट से चार्ज की जाती है। ये जो है पाकिस्तानी जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं और तालीमी इदारे हैं उनमें ये जो है सहूलत मौजूद होती है। उसकी हम
हमारे पास नोटिफिकेशन आती भी है तो हम अपनी वेबसाइट पे और फेसबुक के जरिए उसको शेयर भी करते हैं पब्लिक के साथ। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एज बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने बच्चों को पाकिस्तान में तालीम के लिए भेज सकते हैं, और उसमें जो है वो हुकूमत ने कुछ कोटा भी मुख्तस किया हुआ है, मुख्तलिफ जो बड़े बड़े इदारे उनमें स्पेशल कोटा जो है असाइन हुआ है। सही सही। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप 72 न्यूज पर देख रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हाई कमिश्नर कैमरा से हम बात कर रहे हैं जनाब बाबर अमीन साहब से, और ये प्रोग्राम 72 न्यूज पर देख रहे हैं और हमारी गुफ्तगू लाइव आ रही है। बाबर साहब, आगे चलते हैं, आगे ये कोशिश करते हैं कि आपकी सर्विस हमने खुद विटनेस की में, आप साल में 2-3 दफा, यानी जो एक बड़ा एक चेंज, और जहाँ ऑफिस है जब तक तो ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस वहां तक पहुंचने के लिए क्या तरीकेकार अब होता है, और खास तौर पे समस्या जो बिल्कुल अलग है उसके लिए स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, खास तौर पे रकबे के एतबार से। तो हमारे इस वक्त जो 3 ऑफिस हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया भर में। सबसे पहले हाई कमीशन जो कैनबरा में मौजूद है, उसके अलावा 2 कॉन्सुलेट्स हैं, एक सिडनी और एक मेलबर्न में। लेकिन फासले इतने ज़्यादा है कि जो लोग मुख्तलिफ रियासतों में ऑस्ट्रेलिया के रहते हैं उनके लिए बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल होता है कि वो पहुंच सके पाए सफारत खाने या कौंसल खाने में अपने काम के लिए। तो उसके लिए फिर हमने हुकूमत से ये दरख्वास्त की थी कि हमें कुछ कौंसल कैंप्स लगाने की इजाज़त दी जाए। सही। तो उसके अंदर ये होता है कि कौंसल कैंप में भी क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं और हर जगह पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है, तो हुकूमत ने फिर हमें 2 जगह कौंसल कैंप लगाने की इजाज़त दी, एक ब्रिस्बेन में और एक पर्थ में। जी। तो अब उसके सिलसिले में हमने अब पिछले साल जो है 2 कौंसल कैंप लगाए थे ब्रिस्बेन में, और 2 जो है पर्थ में भी लगाए थे। इसके अलावा हमने एक और सिलसिला ये शुरू किया है कि जब भी किसी सरकारी काम से अगर हम किसी दूसरी रियासत में जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्दर्न टेरिटरीज डार्विन गया था, वहाँ की गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स से मुलाकात करने के लिए, तो वहाँ हमने एक कौंसल कैंप लगाया। इसी तरह एडिलेड में गया था ऑफिशियल विजिट पे, वहाँ पे भी हमने जो है कौंसल कैंप लगाया। तो ये हमारी कोशिश है कि जहां भी हाई कमीशन का कोई ऑफिसर या मैं खुद हाई कमिश्नर किसी विजिट के लिए, ऑफिशियल विजिट के लिए जाता हूं, अदर देन दोज प्लेसेस वेयर वी ऑलरेडी हैव आवर काउंसलेट, तो उस जगह पे हम एक काउंसलर कैंप लगा लेते हैं, ताकि लोगों के जो काउंसलर नीड्स हैं, कोई अटेस्टेशन किसी ने करानी है, किसी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कोई है डॉक्यूमेंट को पेपर वर्क चाहिए, तो वहां पे हम उनको सहूलत फराहम कर दें। ठीक ठीक ठीक। बाबा साहब, आप तो पूरी जिंदगी में हर इंसान के साथ आधा गिलास भरा हुआ या आधा गिलास खाली, यही कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन मुझे नहीं पता इसमें आधा गिलास कितना खाली है। लेकिन जब से हम आए कई साल हो गए, हमने देखा कि कौंसल ऑफिस में जो सर्विस पहले नहीं थी वो अब ऑनलाइन भी आ चुकी है। आप सारे मामलों में, इससे क्या हुआ कि अखराजात बहुत बच गए, छुट्टियां बच गई लोगों को आना जाने पे। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ये जान सके कि कौन कौन सी सहूलियत है ऑनलाइन मौजूद है, कौन सी चीजों के लिए कौंसल जहां पर कौंसल ऑफिस नहीं है आना पड़ेगा। ये देखिए, हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा चीजों को जो है वो ऑनलाइन या बजरिया डाक किया जा सके, खुसूसन जब कोविड का ये बहरान आया और जिसकी वजह से मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शंस हुई, तो उसमें अब इस वक्त जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई और दस्तावेजात है या चीज़ें, वो ऑनलाइन हो सकती हैं। इवन पासपोर्ट जो है वो ऑनलाइन हो सकता है, वीज़ा जो है वो भी ऑनलाइन हो चुका है ऑलरेडी। तो
लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात लोगों को फॉर एग्जांपल पासपोर्ट में ऑनलाइन उनकी बायोमेट्रिक्स की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही होती, किसी वजह से टेक्निकल कोई ग्लिच आ जाता है, तो ऐसी सूरत में फिर जो है उनको हाई कमीशन या कॉन्सुलेट आना पड़ता है। और उसके अलावा जो चीज़ जिसमें कुछ कानूनी जो है रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी है, जी जी, जहां आप किसी को अपना अटॉर्नी मुकर्रर करते हैं कि वो आपके यहाँ पे आप प्रॉपर्टी पाकिस्तान में हो या कोई बैंक अकाउंट या कोई और मॉनेटरी इंटरेस्ट है उसको लुक आफ्टर कोई कर रहा है होगा, तो उसके लिए जो है खुद से आके पर्सनली वो पावर ऑफ अटॉर्नी देना बहुत जरूरी है, इसलिए कि उसमें माजी में कुछ ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो रेगुलेशंस हैं ये सारी दुनिया में जो है वो पाकिस्तानियों और सफारत खानों पे उनका इतराक होता है जी जी, कि जब कुछ ऐसे लीगल इश्यूज हुए कि जहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी अगर किसी ने इशू की तो उसमें कंटेस्ट हो गया कि वेदर उसने खुद साइन की थी नहीं की थी, वो खुद आया था नहीं आया था, तो उस वजह से कानूनी पेचीदगियां पैदा हुई, कोर्ट केसेस हुए, तो उसके बाद से फिर ये रेगुलेशन बनाए गए कि कम से कम जो पावर ऑफ अटॉर्नी है जी जी, जिसका में कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो, पैसे का जायदाद का लेन देन हो, उसके लिए जो भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे वो खुद सवालत खाने या कौंसल खाने आके जो है वो साइन करे और उसका टेस्ट करे। ठीक। अब इसमें एक चीज जो एक्सपीरियंस में आई, पहले नहीं थी लेकिन अब आई है, वो ये थी कि हमने महसूस किया कि जो लोग फ्लाई करके पहुंचते हैं कॉन्सुलेट ऑफिस और उनके कोई भी इशू हो, हमने देखा कि काफी चेंज है, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिस्पॉन्स है वो बहुत बेहतर हो गया है, कि वो ये चाहते हैं कि जो बंदा फ्लाई करके आया है उसका काम रिसीविंग हो जाए और ताकि वापस जाते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन ऑफिस से इशू होती है या ये चेंज इटसेल्फ? ये देखिए हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाकिस्तानी जो है ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया में उनको सहूलत पहुंचाई जाए, सही, और इसके लिए हमारी कोशिश है कि कम से कम मुद्दत में काम हो, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरे शहरों से आते हैं तो काम के सिलसिले में उन्होंने वापस जाना होता है, कई दफ़ा उनकी शाम की परवाज होती है या कोई और, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि कम से कम मुद्दत में और जल्दी से जल्दी जो है वो हर किसी का काम उसको किया जाए। ठीक ठीक। अच्छा बाबा साहब, आपने परवाज का जिक्र किया और एक सवाल चूंकि ऑनलाइन है तो एक सवाल आ गया, तो मैं आपकी इजाजत से उसको शामिल करना चाहता हूँ। जी जी, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हाउ कैन ड्यूल नेशनल्स एंड स्टूडेंट रिक्वेस्ट ए रेगुलर पीआईए फ्लाइट बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया? हाउ कैन आपके आखिर की आवाज कुछ दब गई थी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ड्यूल नेशनल्स और स्टूडेंट जो है वो पीआईए की फ्लाइट को कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रेगुलर कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ देखिए, अभी जो है इस वक्त पीआईए ऑस्ट्रेलिया आ नहीं रहा, लेकिन मैं पिछले तकरीबन 1.5 साल से पीआईए से इन टच हूँ इस इशू के ऊपर, और जो पीआईए के मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके साथ मेरी खत किताबत भी हुई है, इस बारे में फोन पे बात भी हुई है। तो मुझे आपको ये बताते खुशी है कि पीआईए के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस चीज का जो है वो इरादा किया है कि वो बहुत जल्द पीआईए की डायरेक्ट परवाजें शुरू करना चाहते हैं सिडनी से पाकिस्तान, और हो सकता है कि दूसरी स्टेट के मेलबर्न को भी वो कंसिडर करें। तो इससे पहले जो था वो इतना हमें उम्मीद कम लग रही थी कि शायद फ्लाइट यहाँ से शुरू हो सके, लेकिन अभी पीआईए से काफ़ी बातचीत के बाद ये हमें उन्होंने जो लास्ट खत मुझे मिला था पीआईए के मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से, सीईओ की तरफ से, उन्होंने उसमें ये कहा कि वो अनकरीब शुरू करने का इरादा रखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी फिलहाल तो क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं
तो उसके में फौरी तौर पे तो हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि फ्लाइटें पीआईए की शुरू होंगी। इसके अलावा हमने पीआईए और क्वांटास एयरलाइंस को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, और वो ताकि वो बातचीत कर सके कोड शेयरिंग के ऊपर। सही। तो वो कोड शेयरिंग की बात भी पीआईए क्वांटास से कर रहा है कि वो जिसमें उनका राब्ता कराने के में हमने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। तो इस चीज़ पे काम हम कर रहे हैं, लेकिन कब फ्लाइटें शुरू हो पाएंगी, खसूसन क्योंकि अभी कोविड का बहरान चल रहा है, तो ये पेंडेमिक जब ओवर होगा उसके बाद ही मुमकिन हो पाएगा। अच्छा, इसी में एक विद इन द लाइन एक ये है कि अब जो लोग पाकिस्तान से फ्लाई करके आ रहे हैं किसी भी फ्लाइट से, क्या उनका हाई कमीशन ऑफिस को राब्ता रहता है एंट्री कराने के हवाले से या किसी हवाले से कि वो कॉन्टेक्ट तो करेंगे अपने आप को क्या, लेकिन कोई एंट्री वगैरह होती है कुछ, या सब कुछ पहले जैसा ही है? देखिए, हम इनकरेज करते हैं कि जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में आए वो अपने आप को सफारत खाने या किसी भी कॉन्सुलेट जो पाकिस्तान का है या उसके साथ अपने आप को रजिस्टर कराएं, ताकि कोई भी अगर ज़रूरत हो तो उस सिलसिले में हम उनसे रब्ता कायम कर सकें। लेकिन इसमें कोई ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि लाजमी ही किसी से हर किसी को रजिस्टर करवा सके, क्योंकि हर कोई जो है अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक आता है, और हम किसी को वो इस चीज़ पे मजबूर नहीं कर सकते कि वो ज़रूर अपने आप को आके रजिस्टर कराए। इसके अलावा हमने अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी तमाम पाकिस्तानियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म बना के रखा है, और इसमें काफ़ी पाकिस्तानियों ने अब रजिस्टर करना शुरू किया है। तकरीबन 7-8 माह हो चुके हैं हमें ये जो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन का जो है अपनी वेबसाइट पे रखे हुए। तो इस दौरान काफ़ी पाकिस्तानियों ने मुख्तलिफ स्टेट्स से जो है डायरेक्टली लॉग ऑन करके रजिस्टर किया है, तो उन लोगों के भी क्वाइफ अब हमारे पास मौजूद हैं। गुड। तो बस आपके तरफ से मैं खुद ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं कि और क्या उनके जानने वाले कि ये बेहतर है। अल्टीमेटली हम 4-5 साल से अटैच हैं हाई कमीशन ऑफिस के साथ, और हमने देखा है कि चीजें बेहतर हुई हैं। ये फैसिलिटीज यकीनन, क्योंकि बाबा साहब का पिछला एक इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने कहा था कि जब मुश्किल आती है, फौजी वगैरह आती है, तो फिर मसले शुरू हो जाते हैं। अगर चीजें आपके पास रहेंगी, आपकी कॉन्टेक्ट रजिस्ट्रेशन है, या अल्लाह ना पैनिक हो, कोई क्राइसिस आ गए, तो अल्टीमेटली उसका फायदा होगा। ऐसे ही है ना बाबा साहब? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हमारे पास पहले से जो है वो हर पाकिस्तानी की या मालूमात और कांटेक्ट इंफॉर्मेशन मौजूद हो, तो हम जो है इंफॉर्मेशन उनके साथ रात शेयर भी कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर कोई ऐसी बात हो तो वो लोग भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल भी जो है वो मौजूद है हमारी वेबसाइट्स पे, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमें ईमेल भेजता है हम उसको जरूर जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। नहीं, मैंने खुद देखा ये बहुत बड़ी चेंज आई है, और यकीनन हाई कमीशन ऑफिस का फेसबुक पेज भी है, उसके जरिए भी जो अपडेट्स इंफॉर्मेशन है वो भी मिलती रहती है। बाबा साहब, गवर्नमेंट्स आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, लेकिन हाई कमीशन ऑफिस का जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उससे राब्ता कनेक्शन कितना अहम है, कितना जरूरी है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि देखें सफारत खाना जो है वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो है अगर कम्युनिटी हमारे साथ जितना राब्ते में रहेगी उतना ज़्यादा हम जो है कम्युनिटी को सहूलियात फराहम कर सकते हैं, और दूसरा जो है कम्युनिटी के मुफीद मशवरों से भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यानी आप उनसे पूछते भी हैं फीडबैक वगैरह के भाई क्या चीज़ आप समझ रहे हैं कि व्हाट कैन बी डन, ऐसा है? बिल्कुल। कोई भी लोग हमें ईमेल के जरिए भी अपने सजेशंस देते हैं, हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा जब गाय बगाए मुलाकात होती है, जब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ब्रिस्बेन आया था तो वहाँ पे भी हमने एक जितनी बार मैं आया एक पब्लिक गैदरिंग रखी जिसमें तमाम पाकिस्तानियों को हमने कहा कि जो आ सकते हैं वो तशरीफ लाए। तो उसमें सबसे जो है वो आज़ादाना माहौल में बातचीत हुई,
उनके लोगों ने अपनी तकलीफों के बारे में और शिकायत के बारे में भी आगाह किया। हमने उसको जो है एड्रेस किया, जहाँ जो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल थी उसको हमने एड्रेस किया। ठीक। अब बाबा साहब, आपने अभी जिक्र किया उसके हवाले से, जो ट्रेड के हवाले से, तो आप पाकिस्तान में रहने वाले, अब चूंकि आपने काम किया, तो हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं अपने नाज़रीन के लिए कि जो पाकिस्तान में लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, वहां पर कौन सी चीज ऐसी बेहतर है, कौन सा बिजनेस ऐसा बेहतर है साइमल्टेनियसली, जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में करना चाहते हैं, तो किस चीज को, यानी आपकी जो स्थिति है उसके हवाले में कौन सा फील्ड ज्यादा बेहतर है जिसमें वो स्टार्ट? देखिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, और हुकूमत पाकिस्तान ने अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए हैं। इसके अलावा सीपेक जोन्स भी बन रहे हैं, जहाँ पे जो है वो 10 साल तक जो है कैपिटल इनकम टैक्स हॉलिडे भी मौजूद है। उसके अलावा जो आप अपने बिजनेस सेटअप करने के लिए कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, उन पे भी वन टाइम कस्टम ड्यूटी की एग्जेम्पशन है। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, अगर पाकिस्तानी जो बायर अच्छी तरह से सेटल्ड है, अगर वो पाकिस्तान जाके बिजनेस करना चाहें, तो उनके लिए ये भी आसान है कि उनके लिए माहौल और सिस्टम को समझना भी एक बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि वो उनकी रूट्स है पाकिस्तान में। जी जी। तो अब उसमें जो पाकिस्तानी यहाँ पर है, इन दोनों फॉर्मूले में एक जनरल सवाल है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जो देखना और समझना चाह रहे हैं, किस पैटर्न से मुल्क को ज्यादा फायदा होता है, यहाँ से जो इन्वेस्टर जाते हैं वो, या वहां से जो इन्वेस्टर आता है यहाँ? दोनों सूरतों में देखिए फायदा होता है। तो वहां से अगर इन्वेस्टमेंट आती है, तो पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट जाएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसका हमें फायदा तो होगा ही बराह रास्त। लेकिन अगर वहां से पाकिस्तान से कोई आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका भी कुछ ना कुछ मुल्क को फायदा इस लिहाज से होता है कि हमारी जो एक तो फॉरेन प्रेजेंस बढ़ती है, हमारा फुटप्रिंट बढ़ता है, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी उस मुल्क में करता है, उससे पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्ट होता है। सही। और फिर उसमें एक और भी होता है कि फिर रिटर्न ऑफ रेमिटेंसेस का भी एक प्रोसेस होता है कि फॉर एग्जांपल को पाकिस्तानी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है ला के ऑस्ट्रेलिया से, तो उसमें से फिर कुछ ना कुछ उसकी जो प्रॉफिट अर्निंग है वो पाकिस्तान वापस जो है हम तो करते हैं कि वो भेजेगा। तो उस तरीके से जो है वो भी पाकिस्तान को बेनिफिट उसका होगा। एट द सेम टाइम जब वो एक यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तो भी वो गुडविल एक क्रिएट होगी विद इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन बारकैफ ज्यादा फायदा तो पाकिस्तान को इसी चीज का होगा कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे ये है कि जॉब्स भी पाकिस्तान में क्रिएट हो गए, और जो है जो स्पिल इफेक्ट होता है कि जो फॉर एग्जाम्पल वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है, उसमें जो खाम माल इस्तेमाल हो रहा है वो भी पाकिस्तानी इस्तेमाल हो रहा है, जो वेंडर इंडस्ट्री है वो भी पाकिस्तानी डेवलप हो रही है। तो जाहिर बात है कि ज्यादा फायदा तो पाकिस्तान के लिए यही है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि अगर पाकिस्तान से कोई बाहर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो भी बिल्कुल बेमकसद नहीं, उसका भी मुल्क को फायदा कुछ ना कुछ जरूर होता है। जरूर होता है। बस आखिर तक पहुंच गया है बाबा साहब, आपका यकीनन इस टाइम का बहुत शुक्रिया। आखिर के दो सवाल वो एक ये बताएं कि अब आप जिस तरह से हमारा मिशन ऑफिस है, ये भी सर्विंग करता है बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन हमने देखा कि हमारे हर शहर में, हर स्टेट में छोटी छोटी हमारी एसोसिएशंस हैं, किसी में एक है, किसी में एक से ज्यादा है, 2-3 है। अब ये एसोसिएशंस का रोल आप कैसे देखते हैं? और पहला तो ये सवाल है। दूसरा ये था कि क्या होगा, आप हाई कमीशन के साथ एफिलिएट होना या उनके रजिस्टर होना जरूरी होता है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जितनी यहाँ एसोसिएशंस हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी जी। और खासतौर पे कोविड-19 की सिचुएशन में देखा कि हमारी जितनी भी एसोसिएशन थी, चाहे वो
जो है सोशल वेलफेयर की एसोसिएशन थी या वो प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स यूनियंस की एसोसिएशन है, जो सारों ने आगे बढ़ के जो लोग मुश्किल में थे, पाकिस्तानी या जरूरतमंद थे, स्टूडेंट्स थे या जो नए यहाँ आए थे काम के सिलसिले में और उनकी जॉब्स छूट गई और इतनी उनके पास सेविंग नहीं थी, उन्होंने आगे बढ़ के सबको हेल्प किया। और तो इस लिहाज से वो सारे बड़े इफेक्टिव और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। रहा आपका सवाल कि रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन कराना कोई लाजमी नहीं है किसी भी एसोसिएशन को हाई कमीशन या काउंसलेट के साथ, लेकिन हम खुद भी जो है तमाम एसोसिएशनों के साथ राब्ते में रहते हैं और एसोसिएशन भी जो है वो हमसे ताल्लुक रखते हैं। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि हम उनको कोई डिक्टेट कर रहे हो या कहें कि ये रेगुलेशंस हैं, ये रूल्स हैं, आपका जो है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। उस चीज में वो, क्योंकि ये सारी एसोसिएशनें जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कानून के मुताबिक अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं, बिल्कुल तो उस कानून को फॉलो करती है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो वो बनाते हैं वो भी वैसे होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लॉ के मुताबिक एक्सेप्टेबल हों। तो उस चीज में हम कोई ना तो मुदाखलत करते हैं, ना हम कोई ऐसी मुदाखलत करना चाहते हैं। अलबत्ता इन एसोसिएशंस के साथ हम अपना क्लोज ताल्लुक रखते हैं और एसोसिएशन भी हमारे साथ राब्ते में रहती है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी हेल्दी एसोसिएशन और रिलेशनशिप है जो कि सफारत खाना और हमारे कौंसलेट्स की तमाम पाकिस्तानी एसोसिएशंस के साथ है, और हम उनके कामों को बहुत सराहते हैं और उनका बहुत शुक्रगुजार है कि वो जो है कम्युनिटी को काफी सर्विस पहुंचा रहे हैं। जी यकीनन बाबर साहब, आपने लास्ट एक दफा एक और इशू को बहुत सराहा था और हम ये चाहते हैं कि वो एक दफा और थोड़ा प्रयास हो जाए। आपने सराहा था कि पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट जो है ना मुल्क में, लोकली पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है उसको आपने इनकरेज किया और आप चाहते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी है वो लोकल पॉलिटिक्स में अपने आप को एंगेज करें। तो उसकी क्या रीजन है? देखिए, बात यह है कि अब जो लोग पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने यहाँ की शहरियत इख्तियार कर ली है, तो उनको फिर इस निज़ाम के अंदर अपना स्टेक्स पैदा करने की जरूरत है। तो स्टेक्स आपके जब पैदा हो गए जब आप यहाँ की मकामी सियासत में एक्टिवली हिस्सा लें, और उसमें मैं किसी एक पार्टी का ये नहीं कहूँगा, अक्रॉस द बोर्ड आपके अपने ख्यालात, सोच और पसंद के मुताबिक जिस पार्टी के साथ अब आप एसोसिएट होना चाहें उसके साथ एसोसिएट हो, और फिर अब उसमें ये भी है कि आप अपनी मसरूफियत और अपने काम और उसको देखते हुए उसमें कितनी आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं वो आप उसमें ज़रूर करें। लेकिन बिल्कुल ही ला ताल्लुक रहना अच्छा नहीं, क्योंकि फिर उससे ये होगा कि आपकी आवाज़ उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। सही। तो एज अ कम्युनिटी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और उसमें बेशुमार डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हैं, हमांगी है आपस में, सबके एक बड़ी अच्छी जो है कल्चरल इंटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। लेकिन उसमें जमहूरी निज़ाम हो, उसमें जो है कोई ना कोई आपको अपनी एसोसिएशन रखनी पड़ती है जमहूरी निज़ाम के साथ, ताकि आप अपने मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। सही। और आपकी आवाज़ भी सुनी जा सके। तो इसलिए सियासत में मेरे ख्याल से जो है वो अपने ज़रूरत और अपने इंटरेस्ट और अपने टाइम जितना आपके पास अवेलेबल है उसके मुताबिक हिस्सा जरूर लेना चाहिए हर पाकिस्तानी को। नहीं, आपकी इस एडवाइस पे 72 न्यूज़ ने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है हालात हाज़िरा के हवाले से, और हमने देखा कि पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वो उसमें शौक शामिल होते हैं और बहुत अच्छा लोकल पॉलिटिक्स में भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छी ओपिनियन देते हैं, जिससे एक फितना बन रही है। बाबा साहब, आखिर में बिल्कुल कोविड से पूरी दुनिया मुतासिर है, पूरी दुनिया परेशान है। ऑस्ट्रेलिया में आप हाई कमीशन ऑस्ट्रेलिया की में, और आप ये देख रहे हैं कि विक्टोरिया में एक और सेकंड वेव हो रहा है। कोई खास मैसेज कोविड के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी को खासतौर में ऑस्ट्रेलिया में क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया शोएब साहब। मेरा पैगाम यही है कि
ऑल्दो अभी सेकंड वेव ऑस्ट्रेलिया में आई है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हालात में है कोविड के हवाले से, और यहाँ वबा उस लेवल पे नहीं आ सकी, जो थैंक्स टू गुड कंट्रोल बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ के जो है किसी का ख्याल रखा, और इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी सफारत खाना और हमारे काउंसलर्स जो हैं वो अभी यहाँ पे मौजूद हैं, जो आपके साथ हर मुमकिन ताउन करने के लिए और आपके जो मुमकिन हो सके असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। और हम कम्युनिटी एसोसिएशन और कम्युनिटी के जो एक्टिव लोग हैं उनकी तवज्जो से भी हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं इस काम में, और इसके साथ साथ हम खुद भी मौजूद हैं हर तरह की आपको सहूलत पहुंचाने के लिए। और अगर आपको कोई ऐसी मुश्किल है तो आप हाई कमीशन से बराह रास्त या हमारे काउंसलेट जनरल सिडनी या मेलबर्न के साथ किसी वक्त भी राब्ता कायम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि आपके सामने हाई कमीशन ऑफिस के हाई कमिश्नर बैठे थे जनाब बाबर अमीन साहब, और आपने जितनी आसानी से और जितने यानी यूँ समझे कि कहते हैं ना खुलूस के साथ और मोहब्बत के साथ जो उन्होंने जवाब दिए हैं, और जितने आसान तरीके से जवाब दिए हैं, हमें मालूम ही नहीं हुआ कि वक्त कैसे गुजर गया। लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमने कैनबरा ऑफिस से लाइव लिया हुआ था जनाब बाबर अमीन साहब को, और पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा गया, और यकीनन हमने ज्यादा फोकस किया अपने हाई कमिश्नर जनाब बाबर अमीन पर, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें बहुत कुछ वो देखना है जो पॉजिटिव है, यानी कितनी क्लास बराबर है। और हमने अपने बच्चों के लिए बाबर अमीन साहब को डिस्कस किया, उनसे जाना सीखा, और आपसे बहुत सारी पर्सनल बातें रही। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपके स्टाफ का बहुत शुक्रिया, और की टीम का जितने मुमकिन काम मुमकिन। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान साहब, और बहुत शुक्रिया 72 न्यूज का भी। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।